नमस्कार। अब हम छोटे छोटे स्कूल हैं उनमें बच्चों को क्या गाते हुए सुनते हैं। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फैच ए पेल ऑफ वाटर। या बच्चे बोलते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। अब ये जो इंग्लिश एजुकेशन है इसका जो प्रभाव है, ये जब भारत उपनिवेश था ब्रिटिश का, तब से जो इंग्लिश एजुकेशन है इसके महत्व की ओर ध्यान दिया गया था। ये सिर्फ अंग्रेज सरकार द्वारा चलाई गई एक पॉलिसी थी और भारतीयों को डिवाइड एंड रूल किया गया था ताकि जो भारतीय हैं वो अंग्रेज़ों के क्लर्क, छोटे मोटे क्लर्क और पिट्ठू बन सकें। इंग्लिश एजुकेशन है इसको ज़्यादा महत्व दिया गया था अंग्रेज़ सरकार के द्वारा और ये अपने धर्म को प्रफुल्लित करना चाहते थे। अब इसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, लेकिन हम आज जो मैकाले हैं, लॉर्ड मैकाले का नाम आपने सुना होगा, मैकाले मिनट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैकाले ने शिक्षा के बारे में अपने क्या विचार दिए थे। अब उससे पहले हम 1813 है उसका जो चार्टर एक्ट था वो क्या था, उसकी क्या भूमिका, यानी कि उसकी भूमिका को जानना जरूरी है मैकाले मिनट्स के लिए। अब जो 1813 का एक्ट था उसमें चार्ल्स ग्रांट और जो विल्बर फोर्स थे, जो मिशनरी कार्यकर्ता थे, ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी नॉन इन्वेंशनल जो नीति थी उनकी गैर आविष्कार नीति को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और पश्चिमी साहित्य पढ़ाने और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए इंग्लिश के माध्यम से शिक्षा का प्रसार करने का रास्ता बनाया। इसलिए ब्रिटिश संसद ने 1813 के चार्टर में एक खंड जोड़ा कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल शिक्षा के लिए कम से कम 1 लाख रुपया खर्च करे और ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धार्मिक विचारों को फैलाने की अनुमति देता है। अब इस अधिनियम का अपना महत्व था क्योंकि यह पहली बार था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसने भारत में शिक्षा के प्रचार को स्वीकार किया था। अब आर एम रॉय के प्रयासों से पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के लिए कलकत्ता कॉलेज की स्थापना की गई। साथ ही कलकत्ता में 3 संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किए गए। अब सार्वजनिक निर्देशन की जो सामान्य समिति 1823, इसमें इस समिति का गठन भारत में शिक्षा के विकास को देखने के लिए किया गया था। कौन सी समिति? सार्वजनिक निर्देश की सामान्य समिति 1823, जिसमें ओरिएंटलिस्ट का वर्चस्व था, जो इंग्लिश की बजाय ओरिएंटलिस्ट शिक्षा के महान समर्थक थे। ओरिएंटलिस्ट क्या थे? पूर्वी शिक्षा के जो समर्थक थे उन्हें ओरिएंटलिस्ट कहते थे। इसलिए उन्होंने पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश ईस्ट कंपनी पर दबाव बनाया। परिणाम स्वरूप भारत में शिक्षा का प्रसार ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट के बीच हो गया और मैकाले का जो संकल्प था वो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की तस्वीर स्पष्ट करने के साथ आया। अब जो ये ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट विवाद था वो क्या था कि जैसे भाषा का माध्यम है, तो जो प्राच्य थे, जो पूर्वी विचारधारा वाले थे, वो क्या कह रहे थे कि भाषा का माध्यम अरबी, फारसी, संस्कृत होना चाहिए, ठीक है। और जो एंग्लिसिस्ट थे, पाश्चात्य वादी थे, वो इंग्लिश को एजुकेशन का माध्यम बनाना चाहते थे, ठीक है। इसमें डेविड टेयर, राजा राम मोहन राय, मैकाले, लॉर्ड बेंटिंग आदि सम्मिलित थे। अब जो लॉर्ड मैकाले थे, अब लॉर्ड जो मैकाले थे उन्होंने अपनी जो शिक्षा नीति है उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। अब जो ये लॉर्ड मैकाले थे, ये 10 जून 1834 ईस्वी को गवर्नर जनरल इन काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनकर आए थे और वह इंग्लिश के बहुत ही अच्छे विद्वान थे। वह चार्ल्स जो ग्रांट थे उनके विचारों का समर्थन करते थे और जो प्राच्य विद्या है, मतलब पूर्वी जो शिक्षा है, उसको हीन समझते थे। अब जो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने उसे प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन, मतलब
जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया और कहा कि वह 1813 ईस्वी का आज्ञा पत्र है, जो चार्ल्स ग्रांट ने आज्ञा पत्र लागू करवाया था, 1300 ईस्वी का आज्ञा पत्र है, आज्ञा पत्र की शिक्षा और साहित्य के प्रसार के संबंध की विस्तार से व्याख्या करें। इस पर कानून की दृष्टि से अपना विचार प्रस्तुत करें। अब बौद्धिक मैकाले ने 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसके अध्ययन उपरांत 2 फरवरी 1835 को अपना जो मिनट है वो गवर्नर जनरल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, और इस मिनट को हम मैकाले मिनट के नाम से भी जानते हैं। अब इस मिनट की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं? अब जब थॉमस बेबिंगटन मैकाले थे, इन्होंने जब भारत की धरती पर अपना कदम रखा तो उनके क्या विचार थे, पढ़ते हैं हम। टू बी ऑन लैंड आफ्टर 3 months एट सी इज ऑफ इट सेल्फ ए ग्रेट चेंज, बट टू बी इन सच ए लैंड द डार्क फेसिस विद वाइट टर्बन्स एंड फ्लोइंग रोब्स, द ट्रीज नॉट आवर ट्रीज, द वेरी स्मेल ऑफ एटमोसफेयर that of a hot house and the agriculture as strange as vegetation। अब उन्होंने क्या कहा कि समुद्र में 3 महीने व्यतीत करने के बाद भूमि पर होना वैसे तो एक सुखद अनुभूति है, परंतु ऐसी भूमि पर कदापि नहीं। कैसे लोग हैं, काले चेहरे, सफ़ेद पकड़ियाँ और ढीले ढाले वस्त्र। यहाँ के वृक्ष हमारे वृक्ष नहीं हैं, यहाँ की वायु की सुरभि दम घोटू है, यहाँ के भवन यहाँ की वनस्पति की तरह विचित्र हैं। ये मैकाले के भारत और भारतीयों के प्रति विचार थे। अब मैकाले मिनट्स में जो इनका एम्स थे वो क्या थे? शिक्षा का उद्देश्य। अब जो मैकाले हैं उनका शिक्षा का जो दृष्टिकोण था वो व्यापक था। उनका क्या मानना था कि भारतीय लोगों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उनका सुधार हो। अतः उन्होंने मिनट में उन्होंने सुझाव दिया कि अंग्रेजी सरकार का कर्तव्य है कि वह भारतीय लोगों को उनके लाभ के लिए शिक्षा दे, ना कि अपनी खुशी के लिए। उसने लिखा कि हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो रक्त व वर्ण से भारतीय हों, परंतु विचारों, बौद्धिकता, नैतिकता और रुचियों के आधार पर अंग्रेज हों। उसका यह भी मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा ही भारतीय लोगों को सरकार के प्रति वफादार बनाया जा सकता है। आप देखें, ये पढ़ेंगे, आवर एम इज़ टू फॉर्म ए क्लास ऑफ पर्सनस इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। अब नेक्स्ट है मीडियम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का माध्यम। अब उनका मानना था कि जो प्रचलित भारतीय भाषाएं हैं ये अपूर्ण, अयोग्य तथा वैज्ञानिक विकास में रुकावट हैं, और उनका यह भी मानना था कि जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनका भारतीय भाषाओं में अनुवाद संभव नहीं है, ट्रांसलेशन संभव नहीं है, इससे धन और समय का अपव्यय होगा। इसलिए उसने अपने मिनट में क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा से बाहर करने की सिफारिश की और शिक्षा में इंग्लिश लैंग्वेज को ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत बताया। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब उन्होंने इम्पोर्टेंस क्या बताई कि जो भारतीय हैं उनके अनुसार भारतीय लोगों में प्रचलित भाषाओं में साहित्यिक एवं विज्ञान ज्ञानकोश की कमी है, ये अविकसित हैं और इनमें महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कठिन है। उसने दृढ़ निश्चय से कहा कि हमें उन लोगों को शिक्षा देनी है जो किसी भी तरह से वर्तमान में मातृभाषा द्वारा शिक्षित नहीं किए जा सकते। उसने कहा यह भाषा पश्चिमी भाषाओं में उत्तम है, जो इस भाषा को जानता है वह आसानी से उस विशाल ज्ञान के भंडार को प्राप्त कर सकता है जिसको संसार के बुद्धिमान राष्ट्रों ने 90 पीढ़ियों में पैदा तथा इकट्ठा किया है। उसका कहना था कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कुछ भारतीय लोग करते हैं। अगला है साहित्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ लिटरेचर। अब 1813 के चार्टर एक्ट में साहित्य के पुनः उत्थान तथा उसके विकास के बारे में कहा गया, परंतु साहित्य को परिभाषित करने में एक्ट चुप था, जिसके कारण
पाश्चात्य और प्राच्य विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया था। परंतु मैकाले ने साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा कि 1813 का जो चार्टर है उसमें साहित्य शब्द का अर्थ इंग्लिश लिटरेचर से है, ना कि संस्कृत, फारसी तथा अरबी साहित्य से। अब नेक्स्ट है गिव अप ओरिएंटलिस्ट फिलोसफी। अब उसने क्या कहा, प्राच्य विचारधारा का त्याग। उसका मानना था कि यदि भारतीय लोगों का विकास करना है तो जो प्राच्य विचारधारा है उसका त्याग करना पड़ेगा। वह प्राच्य संस्थाओं को अनुदान देने के पक्ष में भी नहीं था। मैकाले ने कहा था कि सरकार ये अनुभव करती है कि उसकी पिछली सारी शिक्षा नीतियों के असफल होने का कारण प्राच्य विचारधारा है। इस तरह की संस्थाओं को सहायता देने का अर्थ है भविष्य में विकास को रोकना। इस प्रकार वह ऐसी संस्थाओं को किसी भी प्रकार की राजकीय सहायता देने के पक्ष में नहीं था। फिर अगला है मीनिंग ऑफ इंडियन लिटरेचर। अब जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें यह प्रावधान था कि भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित किया जाएगा, परंतु इसके बारे में विद्वानों में मतभेद था। अब लॉर्ड मैकाले ने मतभेद को दूर करते हुए कहा कि भारतीय विद्वान का अर्थ क्या है। भारतीय विद्वान का अर्थ यह है कि जिसने लोक का दर्शन शास्त्र पढ़ा हो, मिल्टन की कविताओं को पढ़ा हो, अर्थात जिसने इंग्लिश लिटरेचर का अध्ययन किया है वही भारतीय विद्वान है। ठीक है। इस प्रकार भारतीय विद्वानों के लिए इंग्लिश लिटरेचर तथा वेस्टर्न फिलोसफी का ज्ञान होना आवश्यक था, पश्चिमी दर्शन का ज्ञान होना आवश्यक था। अगला है सिविल कोड, कानूनी संग्रह। अब मैकाले ने कानूनी शिक्षा जो कि भारतीय भाषाओं में दी जाती थी उसको अंग्रेजी भाषा में दिए जाने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया। वह इस पक्ष में नहीं था कि हिंदू और इस्लाम के जो कानून हैं वो संस्कृत, फारसी तथा अरबी भाषाओं में पढ़ाया जाए। वह ऐसे कार्य को मूर्खतापूर्ण कार्य बताता था। उसने यह सुझाव दिया कि संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं की सारी पुस्तकों को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित करके उसको पढ़ाया जाए। ठीक है। अब अगला है भारतीय साहित्य संबंधी विचार। अब लॉर्ड मैकाले ने अपने मिनट में भारतीय साहित्य का खुलकर मजाक उड़ाया। उसने क्या कहा, दैट ए सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज वर्थ देन द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। ये मतलब यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। अब संस्कृत भाषा का मजाक उड़ाते हुए उसने क्या कहा कि हमें ऐसे साहित्य और विज्ञान की पढ़ाई करवाएंगे जो बिल्कुल निम्न स्तर का है। मतलब उसने इसका मजाक उड़ाया। इसका जो चिकित्सा विज्ञान है वो ऐसा है जिस पर पशु चिकित्सकों को भी लज्जा आ जाए, और ज्योतिष शास्त्र ऐसा है कि जो अंग्रेज बच्चे हैं वो इसको सुनकर हंसेंगे, और इतिहास ऐसा है जिसमें 30-30 फुट राजाओं का वर्णन किया गया है, और भूगोल ऐसा है जिसमें शीरे और मक्खन के समुद्रों का वर्णन मिलता है। इस प्रकार उसने क्या कहा कि जो भारतीय लिटरेचर है, साहित्य है, इसमें बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है और हास्यपूर्ण है। अब और उसने क्या कहा कि वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट ऑफ फॉर्म ए क्लास who be interprets between us and the millions of whom we govern, a class of persons Indian in blood and color but English in taste, in opinions, in morals and intellect। और उसने क्या कहा, all the historical information which has been collected from all the books written in Sanskrit language is less valuable than what may be found in the most paltry का मतलब तुच्छ, abridgments मतलब संक्षिप्तीकरण, मस्ट पैल्ट्री एब्रिजमेंट्स यूज्ड एट प्रिपेरेटरी स्कूल्स इन इंग्लैंड, कि मतलब जो पुस्तकें संस्कृत में यूज़ की जाती हैं उनका जो लेवल है वो इतना तुच्छ है और इतना संक्षिप्तीकरण है कि जो प्राथमिक स्कूल हैं इंग्लैंड के उसमें भी ऐसे यूज़ नहीं की जाती, मतलब वो इतनी लो लेवल की बुक्स हैं। अब धार्मिक संकल्प के बारे में उसने क्या कहा, रिलीजियस व्यूज़ उसके क्या थे कि जो मैकाले थे वो
विचारों से धर्मनिरपेक्ष थे, सेक्युलरिस्ट थे। अतः वह भारतीय लोगों के धर्म में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं था। उसका मानना था कि शिक्षा का माध्यम इंग्लिश हो। इसका अर्थ किसी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य सही इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि की शिक्षा देना है। उसने सुझाव दिया कि सरकार को धार्मिक प्रोत्साहन के लिए किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं करनी चाहिए। अगला है यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट। अब मैकाले शिक्षा के लिए रखी गई धनराशि को सही प्रकार से प्रयोग करने के पक्ष में था। उसने अपने मिनट में क्या कहा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी साहित्य और विज्ञान का प्रचार करना है, इसलिए जितनी भी राशि अनुदान में प्राप्त हो वह सारी शिक्षा पर खर्च की जानी चाहिए। पूर्वी संस्थाओं को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें जारी रहने दिया जाना चाहिए, परंतु उस पर पैसा खर्च नहीं किया जाना चाहिए, और जो सारा धन है वो पश्चिमी शिक्षा के प्रसार पर खर्च किया जाना चाहिए। अब उसने फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में अपने विचार करे थे। फिल्ट्रेशन थ्योरी मीन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब जो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी उसमें इसके क्या विचार थे कि जो अपर लेवल पर सोसाइटी है, ठीक है, आप उसको एजुकेट करो और वो फिल्टर होकर जो ग्राउंड रूट्स लेवल पर पीपल है वहाँ तक पहुँच जाएगी। क्योंकि उनका क्या कहना था कि जो अपर लेवल पर लोग होते हैं तो जो रूट लेवल के लोग होते हैं वो उनको इमिटेट करते हैं, और वो इमिटेट करेंगे हायर सोसाइटीज़ के व्यक्ति को, और शिक्षा को अपने आप ही ग्रहण कर लेंगे। ठीक है। अब जो इसके ड्रॉबैक्स थे वो क्या थे? अब पहला था इम्पोज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। अब जो भारतीय विद्वान थे उनके अनुसार जो मैकाले ने संपूर्ण शिक्षा का माध्यम इंग्लिश को बनाए जाने की सिफारिश की, बिल्कुल ही गलत था। उस समय भारत की कुल आबादी का 10% ही शिक्षित वर्ग था, और जो विदेशी भाषा है उसको समझने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। जो लोग थे वो अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा को ठीक प्रकार से ग्रहण कर सकते थे। परंतु जो मैकाले का इंग्लिश माध्यम का सुझाव था वो अमनोवैज्ञानिक तथा अर्थहीन था। दूसरा है जो भारतीय भाषा तथा साहित्य का अपमान, कि लॉर्ड मैकाले है उसने भारतीय भाषाओं और साहित्यों के बारे में अच्छे विचार नहीं थे उसके। वह इंग्लिश एजुकेशन का कट्टर समर्थक था। उसके साहित्य संबंधी विचार इस प्रकार थे, क्या हम ऐसा साहित्य पढ़ाएंगे कि जो निम्न स्तर का हो। यह कथन उसका भारतीय साहित्य और भाषा के प्रति दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन और लिटरेचर कोई वह महान समझता था। अगला है अटैक ऑन इंडियन कल्चर, कि उसने जो भारतीय संस्कृति है उस पर सीधा आक्रमण किया, और उसने भारतीय प्राचीन सभ्यता को निशाना बनाते हुए कहा कि भारतीय साहित्य और विज्ञान में इतना दम नहीं है कि वे आधुनिक समय के भारतीय लोगों को ज्ञान दे सकें, अर्थात आधुनिक समय में जो साहित्य है भारतीय ये अयोग्य है। ठीक है। फिर है फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। उसने उसमें क्या कहा था कि जो शिक्षा है वो उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक छन कर जाएगी, लेकिन उसका जो ये थ्योरी थी वो बिल्कुल गलत थी। ठीक है। वो उसका जो सिर्फ वो क्या था, वह नहीं चाहता था कि जो अंग्रेज़ सरकार है को भारतीय शिक्षा पर अधिक धन खर्च करना पड़े। ठीक है। क्योंकि सभी लोगों को अंग्रेजी में शिक्षा देने से जो कंपनी है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर पड़ जाएगी, और इसके अलावा वह समाज के सिर्फ अमीर वर्ग को ब्रिटिश सरकार का समर्थक बनाना चाहता था, जिसमें वह काफ़ी हद तक सफल भी रहा। ठीक है। और जो शिक्षा है वो उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक नहीं जा सकी। फिर उसका है रिलीजियस एम, धार्मिक उद्देश्य। अब जबकि जो मैकाले है वो अपने आप को सेक्युलरिस्ट मानता था, कहता था कि धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं है, परंतु उसने अपने मिनट में जब उसका मिनट एक्सेप्ट हो गया था तो उसके बाद एक पत्र लिखा था। उसमें क्या कहा था कि नो हिंदू हु हैज़ रिसीव्ड एन इंग्लिश एजुकेशन एवर remain sincerely attached to his religion. Some continue to profess it as matter of policy, but many profess themselves pure
and some embrace Christianity. It is my firm belief that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolater among the respectable classes in Bengal 30 years hence, and this will be attached without any effort to proselyte, without the smallest interference in their religious liberty, merely by operation of knowledge and reflection. अब उसने क्या कहा, उसके कहने का क्या मतलब था कि जो हमारे इंग्लिश विद्यालयों में आश्चर्य पूर्वक उन्नति कर रहे हैं और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि विद्यार्थियों के प्रवेश लेने के लिए इसमें जगह नहीं है। हिंदुओं के ऊपर शिक्षा काफ़ी प्रभाव पड़ा है और मुझे दृढ़ विश्वास है कि हमारी यह नीति रही तो बंगाल में अगले 30 वर्षों, मतलब बंगाल में कोई भी हो सकते हैं जो 30 वर्षों तक मूर्ति उपासक है वो नहीं रहेगा, और यह सब कुछ बिना किसी धर्म प्रचार या हस्तक्षेप के प्राकृतिक ढंग से किया जा सकेगा। उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि उसकी कथनी और करनी में अंतर था। इसी आधार पर भारतीय विद्वानों ने उसके धार्मिक उद्देश्यों पर भी असंतोष जताया था। और जो ये मैकाले मिनट है इसे हम मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसको मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं।